सबसे पहले बात प्रयागराज में उठे सबसे बड़े विवाद की। कुंभ नगरी में मौनी अमावस्या के महास्नान से जुड़ा हुआ विवाद अब और ज्यादा गहरा गया है। संगम क्षेत्र में रोके जाने के बाद अनशन पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है, जिसके बाद शंकराचार्य के नाम को लेकर संग्राम छिड़ गया। रिपोर्ट देखिए और इस पूरे मामले को विस्तार से समझिए। प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन महास्नान को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में हालात उस वक्त बिगड़ गए जब स्नान के लिए जा रहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के रथ को प्रशासन ने संगम क्षेत्र में ही रोक दिया। जुलूस की अनुमति नहीं मिलने पर साधु संतों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। देखते देखते संगम क्षेत्र में घमासान मच गया। इस घटनाक्रम के बाद से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अनशन पर बैठ गए, लेकिन अब इस पूरे विवाद के बीच माघ मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। अब भविष्य में हम फुटपाथ पर ही जब आएंगे रहेंगे, चाहे जीवन बीत जाए, और जब तक ससम्मान हमको ले जाकर के स्नान नहीं कराया जाएगा तब तक हम अब यहाँ आते रहेंगे। स्नान तो तभी होगा जब ससम्मान जाएगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से जारी इस नोटिस में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मुकदमे का हवाला दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के अंतिम फैसले तक कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से शंकराचार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक फिलहाल इस पद पर कोई आधिकारिक नियुक्ति नहीं हुई है। इसके बावजूद आरोप है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला क्षेत्र में अपने शिविर के बाहर लगे बोर्ड पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा है। प्रशासन ने सवाल उठाया है कि जब कोर्ट ने इस पद को लेकर रोक लगा रखी है तो फिर नाम के आगे शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से 24 घंटे के भीतर लिखित जवाब भी मांगा है। हम उनको नोटिस भेज रहे हैं पहले कि 24 घंटे में आप बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के जनता में गलत बयानी क्यों फैला रहे हैं, और हमारी जो समाज में सम्मान है, जो एक विश्वास है, जो बॉन्ड है जनता के, हमारी सनातनी जनता के साथ, उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है बताइए, तो वो बताएंगे, लिख करके बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब पिछले माघ मेले में वो महास्नान कर चुके हैं तो इस बार उन्हें स्नान करने से क्यों रोका जा रहा है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अनशन पर डटे हैं और ऐलान कर दिया है कि जब तक मेला प्रशासन माफी नहीं मांगता और प्रोटोकॉल के साथ स्नान की व्यवस्था नहीं करता तब तक ना तो वो शिविर के अंदर प्रवेश करेंगे और ना ही अनशन तोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर 72 घंटे बाद पूजा बनाम नमाज का झगड़ा बड़ा हो सकता है। ऐतिहासिक भोजशाला में हिंदू आस्था और मुस्लिम इबादत पर जंग छिड़ी हुई है। हिंदू पक्ष वसंत पंचमी पर अखंड पूजा की तैयारी में है, तो वहीं भाईजान अपनी कमाल मौला मस्जिद में नमाज की बात पर अड़े हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सवाल बना है कि आखिर 23 जनवरी को भोजशाला में क्या होगा। निगाहें भले ही कोर्ट पर हैं, लेकिन सनातनियों ने आज इसकी झलक जरूर दिखा दी जब मंगल के दिन अमंगल दूर करने की कामना लिए बड़ी संख्या में भक्त भोजशाला पहुंच गए। बस फिर क्या था, क्या कुछ हुआ, आगे रिपोर्ट में देखिए। आवाज नहीं होने देंगे आपकी। शुक्रवार हर हफ्ते आता है। मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज पढ़ेगा। भोजशाला में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे तनाव का मीटर भी बढ़ता जा रहा है। जिस भोजशाला में
भाईजान बसंत पंचमी के दिन भी नमाज करने की जिद पर अड़े हैं। आज उसके कोने कोने में सनातन की आवाज गूंज उठी। जहां तक नजर गई वहां आज सिर्फ और सिर्फ सनातनी नजर आ रहे थे, जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, आरती गा रहे थे और मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा कर रहे थे। मंगलवार के दिन की गई पूजा के साथ ही हिंदू पक्ष ने दिखा दिया और बता दिया कि 3 दिन बाद यानी बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर क्या होने वाला है। बाकायदा इसके लिए मंदिर में पोस्टर भी लगा दिए गए हैं, जिसमें लिखा गया है बसंत पंचमी के दिन यानी शुक्रवार के दिन अखंड पूजा की जाएगी। माँ के पंडाल में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, हिंदू नहीं आएगा। बीच में 1 घंटे के लिए भी ना रोका जाए। तो हम कुछ नहीं जानते। हमारी माँ का मंदिर है, वहाँ उन्हीं की जयंती के दिन पूरे टाइम सुबह सूर्यास्त हम तो पूरे साल में 1 दिन मांग रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग आने वाले हैं। भोजशाला में अदालत के आदेश के मुताबिक मुस्लिम पक्ष जुम्मे के दिन नमाज पढ़ता है, तो वहीं हिंदू पक्ष को मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन पूजा की अनुमति है। अब इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ी है, इसी पर विवाद है। प्रशासन अपने तरीके से दोनों पक्षों से बात कर हल निकालने में लगा है, लेकिन हिंदू पक्ष का साफ कहना है कि वो पूरे दिन पूजा करेंगे, तो वहीं मुस्लिम पक्ष भी नमाज करने पर अड़ा है। आज भी जब पूजा के लिए बड़ी संख्या में हिंदू भोजशाला पहुंचे तो उन्होंने नारेबाजी करके अपनी यही मांग रखी। बसंत पंचमी तो साल में 1 बार आती है, शुक्रवार हर हफ्ते आता है। अखंड पूजा, अखंड पूजा। हम केवल 1 दिन वर्ष में मानते हैं, केवल 1 दिन। पूरी भोजशाला हमारी है। मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि बड़ा दिल करके एक दिन जो है ना शुक्र का दिन छोड़ देना चाहिए। आवाज नहीं होने देंगे आपकी। मामला संवेदनशील है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कल अलग अलग धार्मिक संगठनों की बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक दोनों पक्ष अपनी मांग पर अड़े हैं। शुरू से इसमें नमाज होती थी, हो रही है, पालन होना चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं। मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी। हालात को देखते हुए अब पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। माहौल खराब न हो, इसके लिए सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है। 23 जनवरी को यहाँ 8000 से ज्यादा जवान मोर्चा संभालेंगे। इसके अलावा 12 से ज्यादा सीनियर पुलिस अफसरों को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। हिंदू पूजन के लिए आएंगे नियम के हिसाब से, और यहाँ पर जो पुलिस प्रोटेक्शन है, आपको सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है, आपको इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा देता हूँ। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इस पूरे एरिया को, भोजशाला वाले एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है और इसके साथ साथ 2 वज्र वाहनों की शहर में तैनाती की गई है। पुलिस की चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जब जब बसंत पंचमी और जुमा एक दिन पड़ा है, तब तब यहाँ पर तनाव देखने को मिला है। 2006 में ऐसे ही विवाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और विवाद बढ़ गया था। तो वहीं 2013 में ऐसी ही स्थिति बनी थी, जहां पुलिस ने फिर लाठियां चलाई। इसके बाद 2016 में फॉर्मूला बनाया गया, जिसके मुताबिक सीमित संख्या में सांकेतिक नमाज पढ़ी गई थी। इस बार भी प्रशासन उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए विवाद रोकने की कोशिश में लगा है। मामले के लिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई है, लेकिन जो तस्वीरें आज भोजशाला में दिखी, उनसे साफ हो गया सनातनी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो क्या इस साल ये पहली बार होगा जब भोजशाला में जुमा बिना नमाज के होगा? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, धार। उधर अलीगढ़ में अवैध कब्जों की पैमाइश हुई, यानी ढूंढो नापो तोड़ो। मिशन वही, टारगेट नया। यूपी में ऐसा ही मिशन चल रहा है। अवैध कब्जों की पहले खोज होती है, फिर नाप जोख की जाती है। जांच में पाया जाता है कि अवैध कब्जा किया गया है, तो फिर बुलडोजर को कॉल जाती है और एक्शन शुरू हो जाता है। 2026 में 20 दिन ही बीते हैं और देखिए किस तरह ये मिशन चला है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे योगी का ढूंढो नापो तोड़ो मिशन अलीगढ़ पहुंचा और अवैध कब्जे पर बरसा। नुकसान हम किसी का नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। कब्जा कोई भी करेगा, कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। किसी के भी दबाव में कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। जब उस पे बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। योगी के अफसरों ने हाथों में इंची टेप और फीता उठा लिया है। अवैध कब्जे का नाप जोख शुरू हो गया है। अवैध कब्जा नापा जोखा जाता है तो अक्सर बवाल हो जाता है।
यहाँ ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए पुलिस तो है ही, पीएसी और आरएएफ की भी तैनाती की गई है। नगर निगम की ओर से हो रही नापजोख की जद में ये मस्जिद भी है। आरोप है कि मस्जिद सरकारी नाले पर अतिक्रमण करके बनाई गई है, इसीलिए इसकी भी नपाई की जा रही है। जब भी बात मस्जिद, मदरसे, ईदगाह या मजार की होती है, भाईजान तुरंत आस्तीनें चढ़ा लेते हैं। बिना ये सोचे समझे कि अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई धर्म देखकर नहीं होती, कब्जा किसी ने भी कर रखा हो, योगी छोड़ते नहीं हैं। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। अलीगढ़ नगर निगम योगी के इसी मिशन को अंजाम तक पहुंचाने निकला है। रेलवे रोड इलाके में सड़क और नाले पर हुआ अतिक्रमण हटाया जाना है। इस मस्जिद का कुछ हिस्सा भी उस कार्रवाई की जद में आ रहा है। आरोप है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा 100 साल पुराने सरकारी नाले पर बना है। कहा यह भी जा रहा है कि नाले पर अतिक्रमण कर मस्जिद के कुछ हिस्से का निर्माण किया गया है। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने शिकायत भी दर्ज कराई थी। जो जमीन है ये नाले की जमीन है। नाले के ऊपर यहाँ पर दुकानें बनाई गई और इसके ऊपर हलवाईवान मस्जिद है, धार्मिक स्थल है, ये बनाया गया और उसके बाद इसकी दूरी करीब 2 किलोमीटर की दूरी तक है। और यहाँ तक अब जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, यानी रेलवे रोड से लेकर जामा मस्जिद तक 2 किलोमीटर का दायरा है। इसकी आज पैमाइश की गई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदू संगठनों की शिकायत पर ही अतिक्रमण की नापजोख हुई है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल यहाँ सीएम ग्रिड सड़क निर्माण कार्य कराया जाना है। 13 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से सड़क और नाले का निर्माण होना है। अगले 10 दिनों में सीएम ग्रिड सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाया जाना है। सारे नाले सब बंद पड़े हुए, चौक पड़े हुए, उन पे बना हुआ है, निर्माण हुआ है और इसी वजह से सारे शहर की व्यवस्था खराब है। सब ही लोग परेशान है इसी कारण। तो ये हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? बिल्कुल हटनी चाहिए। सरकारी काम सरकार के हिसाब से होना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। बुद्धि सही कर लें, बुद्धि की शुद्धि कराएं। अगर मस्जिद टूट रही है या नाप तोल हो रही है या जो भी हो रहा है XYZ, तो नियम के अनुसार हो रहा है, उसमें परेशानी किस बात की है? मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से की नापजोख शुरू होते ही इलाके में तनाव फैल गया और भाईजान की तो त्योरियां ही चढ़ गईं। पहले नगर निगम के अधिकारियों को ये चीज दिखाई नहीं देती थी क्या? इसका आगे चल के क्या रिएक्शन होगा? तो ये जो तो अब तो ये जानबूझ के सारी चीजें हो रही हैं सर। हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ के अलावा कुछ नहीं। और सैकड़ों मंदिर बने हुए हैं, सैकड़ों हिंदुओं की दुकानें नाली पर बनी हुई हैं। 1000 साल से ये शहर बसा हुआ है और नाले चल रहे हैं, नालियाँ चल रही हैं और इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। आज आपत्ति हो गई। नहीं, एक तरफा कार्रवाई का कोई मतलब ही नहीं है। संविधान सबके लिए एक जैसा है। अगर होती है तो फिर हम 34 पार्षद हैं और फिर इंशाल्लाह जो भी होगा आंदोलन, अगर हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक करेंगे। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता तो हम आंदोलन करेंगे। मस्जिद की नापजोख का काम पूरा हो गया है। अब नगर निगम की टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। फिलहाल रेलवे रोड इलाका छावनी में तब्दील है। पुलिस बल के साथ आरएएफ और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो भी प्रशासन की तरफ से आदेश होगा उसी के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि जो धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, उसके भी नीचे भी यहाँ पर नाला है, नाले के ऊपर दुकानें बनी हुई है, मस्जिद का कुछ हिस्सा भी बना हुआ है। राजू राज, जी मीडिया, अलीगढ़। खबर अब जम्मू कश्मीर से, जहां आतंक पर सेना की डबल स्ट्राइक जारी है। एक तरफ घाटी में घुसे आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पार यानी कि पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ रोकी जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 दिन से आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। रविवार को आतंकियों ने सेना पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया जबकि 7 जख्मी हुए। वहीं सोमवार को सुरक्षा बलों ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सेना ने आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त किया। इलाके पर ड्रोन से अभी निगरानी रखी जा रही है। स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। रिपोर्ट देखिए और सेना के इस एक्शन को समझिए।
26 जनवरी से पहले सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर से पंजाब तक हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। घाटी में ऑपरेशन त्राशी, ढेर होंगे मुनीर के आतंकी। जम्मू कश्मीर से पंजाब तक पाकिस्तान की नापाक साजिश जारी है। पाकिस्तान का जनरल मुनीर 26 जनवरी से पहले भारत में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रच रहा है, लेकिन भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। एक तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। यानी घाटी में आतंकियों के सफाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दहशतगर्दों के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के लिए ऑपरेशन त्राशी जारी है। सेना एक एक आतंकी की तलाश कर रही है। घने जंगलों को ड्रोन के जरिए खंगाला जा रहा है। किश्तवाड़ में 3 दिन से आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। आतंकी घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग न सके, इसके लिए सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकाना मिला, जिसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया, जहां से आतंकियों का सामान भी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों को शक है कि आतंकियों को लोकल मदद मिल रही थी, जिसके बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान सिर्फ जम्मू कश्मीर में साजिश नहीं रच रहा, बल्कि पठानकोट में बॉर्डर पर भी मुनीर की आतंकी फौज घुसपैठ में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक पठानकोट बॉर्डर के पास पाकिस्तान में कई आतंकी लॉन्च पैड बने हैं, जहां आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है। आतंकी घुसपैठ के लिए नदी नालों का इस्तेमाल करते हैं। खुफिया इनपुट के बाद सेना और पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है कि जम्मू कश्मीर और इसके अलावा पठानकोट और पंजाब के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर बड़ी घुसपैठ यहाँ पर करी जा सके, और लगातार वो साजिशें जो है वो विभिन्न तरह की रख रहा है। खासतौर पर आपको बता दें कि पठानकोट के इलाके में लगातार पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो एक तरफ जहाँ पर घुसपैठ करने की है, वहीं अगर बात करें तो लगातार वो साजिशें रच रहा है ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद भेजने की। परसों की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर एक हथियारों का जखीरा जो है वो यहाँ पर पठानकोट पुलिस ने यहाँ पर रिकवर किया है, जिसमें एक 3 AK-47 और भारी मात्रा में एम्युनिशन जो है वो रिकवर हुआ है। जिसके बाद अब बड़े पैमाने पर जो एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे पूरे पठानकोट में ये चलते रहते हैं ऑपरेशंस। ये तो बॉर्डर एरिया में एक चल रहा है और पठानकोट में भी चलता रहता है। ये रूटीन में चलते रहते हैं ऑपरेशन। हमारे साथ BSF चलती रहती है, हमारे साथ कमांडोज हैं, तो ये ऑपरेशन है हमारे साथ। 18 जनवरी को भी पठानकोट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हथियारों का जखीरा मिला था, जिसमें AK-47 राइफल, मैगजीन, पिस्टल और 98 जिंदा कारतूस थे। इन हथियारों के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना मिलकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। BSF के जवान हैं वो स्पेशल कमांडोज के साथ लगातार यहाँ पर पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं। लगातार चेकिंग की जा रही है कि इन इलाकों में अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान की तरफ से हलचल करने का प्रयास किया जाता है तो उन सभी प्रयासों को जो है पूरी तरह से विफल किया जाए। और ये जो इलाका है, ये उज दरिया का जो इलाका, यहाँ पर कई बार देखा गया है कि ये ट्रेडिशनल रूट भी आतंकियों के यहाँ पर रहे हैं। कई बार यहाँ से घुसपैठ की जो साजिशें हैं वो भी यहाँ पर की जाती हैं। खासतौर पर इसके बिल्कुल नजदीक ही इंटरनेशनल बॉर्डर का जो इलाका है वो यहाँ पर पड़ता है, जहां पर कई सारे जो लॉन्च पैड हैं पाकिस्तान की तरफ एक्टिव बताए जा रहे हैं। यानी आतंक पर दो तरफा प्रहार हो रहा है। एक तरफ घाटी में घुसे आतंकियों की कब्र खोदी जा रही है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर से आतंकी रूट बंद किए जा रहे हैं। पठानकोट से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बीजेपी के नए बॉस की। बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के नाम पर मोहर लग गई। आज इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया। इस मौके पर पीएम मोदी भी मौजूद रहे और इस खास मौके पर पीएम मोदी ने नितिन नबीन को अपना नया बॉस बताया। ये रिपोर्ट देखिए और बीजेपी में हो रहे इस बड़े बदलाव को बारीकी से समझिए भी। नितिन नबीन जी आगे बढ़ो। नई चुनौती, नई जिम्मेदारी के साथ 45 साल के नितिन नबीन की नई पारी का आगाज हुआ है। नया जोश, नया नेतृत्व और नई पीढ़ी को 45 साल पुरानी पार्टी बीजेपी की कमान मिली है।
नवीन को नेतृत्व मिला तो उन्होंने सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा, आज मेरे लिए संकल्प का क्षण है। नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। पीएम मोदी ने नितिन नवीन की जमकर तारीफ की। नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें बधाई दी। नितिन नवीन को अपना बॉस बताया और कहा कि अब वो मेरे काम का आकलन करेंगे। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने संगठन का जिक्र किया और बोले, हमारे यहाँ नेतृत्व बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। हमारे यहाँ मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी एक संस्कार है, बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक दल को आगे ले जाने की चुनौती है और इस साल होने वाले चुनाव नितिन नवीन की पहली और बड़ी परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रायबरेली से वायरल हुई एक तस्वीर ने यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक ही जर्सी में दिखाता ये पोस्टर सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि बड़े सियासी संकेत दे रहा है। सवाल ये कि क्या पीडीए समीकरण के सहारे 2027 और 2029 के लिए विपक्ष की नई रणनीति जमीन पर उतर रही है और क्या दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से यूपी की राजनीति का केंद्र बनने वाली है। रिपोर्ट देखिए। रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के दौरान एक ऐसा पोस्टर लगा जिसने सियासी हलचल तेज कर दी। पोस्टर में राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज के रूप में दिखाया गया। दोनों क्रिकेट जर्सी में हैं, जिस पर लिखा है इंडिया। पोस्टर में दोनों नेता ग्राउंड की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाहिने हाथ में बल्ला और बाएं हाथ की मुद्रा से साफ संकेत है पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा और एकजुटता। पोस्टर का संदेश भी साफ है। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव। संकेत ये कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर इंडी गठबंधन को लीड करते हुए सियासी मैदान में उतरने वाले हैं। देखते ही देखते दो लड़कों की जोड़ी वाला पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन फिर किसी ने इस पोस्टर को वहां से हटा दिया। पोस्टर वायरल हुआ था, वो पोस्टर इस जगह पर लगाया गया था, शायद वो लगा करके और तुरंत फोटो खिंचवा करके और वीडियो बना करके हटाया गया होगा। अब वो यहाँ नजर नहीं आ रहा, ठीक इसी जगह पर है। अगर वो वायरल वीडियो में देखें तो ये बगल में हुसैन हाल लिखा नजर आएगा। ये गोल चौराहा है और यहीं पे ये पोस्टर लगाया गया था जिस पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को साथ साथ दिखाया गया था, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि ये जो है उत्तर प्रदेश में 2027 की कप्तान। इस पोस्टर को लगाने वाले हैं कांग्रेस के स्थानीय नेता राहुल निर्मल, जो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी से भी जुड़े रहे हैं। उनके मुताबिक ये पोस्टर इंडिया गठबंधन की मजबूती और आने वाले समय में कांग्रेस एसपी की संभावित साझेदारी का संकेत है। तानाशाही रवैये के दम पर न साधु देख रही, न संत देख रही, न मंदिर देख रही, न मस्जिद देख रही, पूरी तरीके से विक्षेपित कर दे रही है हर तरीके से। निश्चित तौर पे हम लोग इसी के से और इंडिया गठबंधन के दो नेता ऐसे हैं जो हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी व राहुल गांधी जी जो हमारे लोगों की आवाज आएंगे। निश्चित तौर पे यही जो नेता है जो बैटिंग करेंगे, इनको मैं कप्तान मानता हूँ। इस पोस्टर के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या ये इंडी गठबंधन के भविष्य का ट्रेलर है? क्या यूपी में फिर से राहुल अखिलेश की जोड़ी बनने वाली है? और क्या 2027 के यूपी विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एसपी साथ चुनाव लड़ेगी?